हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर.एल. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग, मतलब जो अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी ना, उसकी एप्लीकेशनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। तो एग्जाम में किसी भी तरीका से क्वेश्चन आ सकता है। आप लोगों के लिए एग्जाम में इस तरीका से भी क्वेश्चन आ सकता है, रेडॉक्स विभव आंकड़ों के उपयोग, या फिर इस तरीका से भी क्वेश्चन आ सकता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोगों के बारे में आप लोग लिखिए। ठीक है ना। एग्जाम में किसी भी एंगल से क्वेश्चन आ सकता है। आप लोग कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको समझा चुका हूं। ठीक है ना। बहुत शानदार तरीका से आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई थी आप लोगों के लिए। ठीक है ना। तो अब इसके जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं, वो एक एक एप्लीकेशन आपके बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि इस यूनिट का हम बेसिक क्लियर कर चुके हैं। ठीक है ना। मैंने पहले बोल दी थी आप लोगों से कि एक बार आपका ये बेसिक क्लियर हो गया ना, तो आगे आने वाली इसकी कोई भी एप्लीकेशन में, किसी भी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बेसिक से रिलेटेड ही सारी चीजें चलेंगी। ठीक है ना। ये ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकारक अपचायक, सारी चीजें मैंने बहुत बढ़िया तरीका समझा दी, इसलिए टेंशन मत करो। इसकी जितनी भी एप्लीकेशन है आप लोगों के लिए बहुत शानदार तरीका से समझ में आ गई, और किसी भी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है इस यूनिट का हम बेसिक क्लियर कर चुके हैं। ठीक है। तो इसकी एक एक एप्लीकेशन पर हम बात करते हैं। यहां पर पहली हेडिंग आप लोगों के लिए डाल देता हूं, और उस पर फिर डिस्कशन करते हैं हम लोग। ठीक है। तो देख लो आप लोग पहली हेडिंग। पहली है हमारे लिए जो एप्लीकेशन दे रखी है अपने लिए, पहली विद्युत रासायनिक श्रेणी की, वो दे रखी है ऑक्सीकारकों ऑक्सीकारकों तथा अपचायकों, ऑक्सीकारकों तथा अपचायकों की आपेक्षिक सामर्थ्य की तुलना, आपेक्षिक सामर्थ्य की तुलना, आपेक्षिक सामर्थ्य की तुलना, इंग्लिश में भी लिख देता हूं मैं, कंपेरिजन ऑफ द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब सुनो मेरी बात ध्यान से इस टॉपिक को, अब मतलब बताता हूं इसका क्या मतलब है। ठीक है ना। बोर्ड की तरफ देखिए। देखो, आप लोगों को पता है हमारा जो इस वक्त टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है, विद्युत रासायनिक श्रेणी की एप्लीकेशन, मतलब जो उसके अनुप्रयोग है। ठीक है ना। वो चीज चल रही है, जिनमें हमारी पहले नंबर की एप्लीकेशन है ऑक्सीकारकों तथा अपचाय की आपेक्षिक सामर्थ्य की तुलना। मतलब आपेक्षिक सामर्थ्य की कंपैरिजन इस तरीका से कर रखी है कि माना कि दो हम लोगों के लिए ऑक्सीकारक दे रखे हैं और दो हम लोगों के लिए अपचायक दे रखे हैं, और दोनों की वैल्यू दे रखी है, तो उनके अंदर कंपैरिजन करवाएंगे। कंपैरिजन कैसे है कि आपको पता लगाना है कि कौन सा ज्यादा ऑक्सीकारक है या कौन सा कम ऑक्सीकारक है, या कौन सा ज्यादा अपचायक है या कौन सा कम अपचायक है। तो ये चीज तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। मैंने क्या बात बताई थी कि माना कि हम कोई दो ऑक्सीकारकों की कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है ना। माना कि हम कोई दो ऑक्सीकारकों की कंपैरिजन कर रहे हैं, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होगी वो ज्यादा ऑक्सीकारक होगा, और जिसकी वैल्यू कम पॉजिटिव होगी वो कम ऑक्सीकारक होगा। या फिर अगर अपचायकों की आपेक्षिक सामर्थ्य की अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव आ रही है वो ज्यादा अपचायक होगा, जिसकी वैल्यू कम नेगेटिव में आ रही है वो कम अपचायक होगा। ये चीज का डिस्कशन तो हमने बेसिक में कर लिया था। इसलिए तो मैंने आप लोगों से एक बात बोली थी कि जितना ज्यादा आपका बेसिक क्लियर होगा ना, टॉपिक उतने ही ज्यादा इजी होते चलेंगे। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, कि इस एप्लीकेशन से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा तो ज्यादा ऑक्सीकारक है, कौन सा कम ऑक्सीकारक है, कौन सा ज्यादा अपचायक है, कौन सा कम अपचायक है। ठीक है ना। एक बार फिर से बता देता हूं, कंपैरिजन के अंदर ये होगा कि आप लोगों को पता है कि दो दे दिए, दो ऑक्सीकारक दे दिए, अब दोनों के अंदर कंपैरिजन करना है कि कौन सा तो ज्यादा ऑक्सीकारक है, कौन सा कम ऑक्सीकारक है। तो आप लोगों को पता है कि जिसकी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव में वो ज्यादा ऑक्सीकारक है, और जिसकी वैल्यू कम पॉजिटिव में वो कम ऑक्सीकारक है। या अपचायकों की अपेक्षित सामर्थ्य की तुलना करें, दो अपचायक है आप लोगों के पास में, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव में वो ज्यादा अपचायक, और जिसकी वैल्यू कम नेगेटिव में वो कौन है, कम अपचायक। बात समझ में आ गई ना। बाकी का ऑक्सीकारक अपचायक मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग का मतलब आप लोगों के लिए पहले ही बता दिया कि जो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल दे उसका अपचायक गुण ज्यादा होता है, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले उसका ऑक्सीकारक गुण ज्यादा होता है। ये सारी चीजें आपको पता, मैं बेसिक में करवा चुका हूं। ठीक है। तो एक दो एग्जांपल दे रखे हैं, उनका एग्जांपल लेकर आप लोगों के लिए समझा देता हूं। देख लो इधर की तरफ आप लोग, यहां पर एक एग्जांपल दे रखा है हम लोगों के लिए,
एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में कंपेरिजन कर रखी है लिथियम की कंपैरिजन कर रखी है और किसकी कंपैरिजन कर रखी है, पोटेशियम की। ठीक है ना, ये तो कौन आप लोगों का लिथियम, ये कौन है पोटेशियम। दोनों कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर निकाल दिया, ये हो गया Li+, ये एक्वस स्टेट में आ गए, ये इसका इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल गया। ठीक है ना, इसी तरीका से पोटेशियम का ये K+ हो गया, ये भी एक्वस स्टेट में आ गया और इसने भी अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। इसके E0 की वैल्यू दे रखी है, मतलब मानक अपचयन विभव के मान -3.04 वोल्ट और इसके लिए E0 की वैल्यू दे रखी है -2.93 वोल्ट। ठीक है, ये तो इनकी बात हो गई। अब एक एग्जांपल और दे रखा है दूसरे नंबर का, उसका भी लिख देता हूं। दूसरे के अंदर कंपैरिजन कर रखी है Cl2 की 2 इलेक्ट्रॉन, ये किस में कन्वर्ट होगा, 2Cl- में, और इसके E0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, +1.36। ठीक है ना, चलो ठीक है। और यहां पर वैल्यू किसकी दे रखी है, फ्लोरीन की, F2 2 इलेक्ट्रॉन, ये किस स्टेट में, गैस स्टेट में, ये भी यहाँ पर कौन सी स्टेट में, गैस स्टेट में। ठीक है ना, और यहाँ पर तो कॉमन सी बात है, कौन सी स्टेट में आ जाएंगे, एक्वस स्टेट में, क्योंकि वो उसकी आयन फॉर्म है। ये हो जाएगा 2F- और ये भी एक्वस स्टेट में। इसके लिए वैल्यू E0 की कितनी दे रखी है, +2.87। ठीक है ना, 2.87 किसके अंदर दे रखी है, वोल्ट के अंदर दे रखी है। अब इधर देखिए आप लोग, ठीक है ना, इसकी वैल्यू किसमें दे रखी है, वोल्ट के अंदर दे रखी है, इसकी भी वोल्ट के अंदर दे रखी है। ये कितना है, 3। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने आप लोगों से क्या बात बोली थी कि कंपैरिजन हो रही है, तो यार क्या प्रॉब्लम आ रही है, इन दोनों की कंपैरिजन हो रही है, अर्थात इन दोनों के अंदर आप लोगों को ये बताना है कि किसका तो अपचायक गुण ज्यादा है, किसका अपचायक गुण कम है। तो कॉमन सी बात हम अच्छी तरीका से जानते हैं, नॉर्मल कॉन्सेप्ट में तो हम जानते ही हैं कि आपको पता है लिथियम पूरी आवर्त सारणी का सबसे ज्यादा प्रबल अपचायक होता है। ठीक है ना, लेकिन अगर ऐसे पता नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू से पता लग जाएगी। आपको पता है मैंने क्या बात बोली कि जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी वो प्रबल अपचायक होगा, और जिसकी वैल्यू कम नेगेटिव होगी वो उसकी कंपेयर में कम अपचायक होगा। तो कॉमन सी बात है, आपको पता है, बात करते हैं लिथियम की। लिथियम के लिए E0 की वैल्यू अर्थात मानक अपचयन विभव की जो वैल्यू दे रखी है वो -3.04 वोल्ट में दे रखी है। ठीक है ना, ये भी सब वोल्ट के अंदर होती हैं। और जो आपका पोटेशियम है, पोटेशियम की वैल्यू -2.93 वोल्ट में दे रखी। तो मुझे एक बात बताओ, ज्यादा वैल्यू नेगेटिव में किसकी आ रही है, लिथियम की आ रही है। इसका मतलब लिथियम ज्यादा अपचायक है कंपेयर टू किसके, पोटेशियम की। बात समझ में आ गई ना भाई, ज्यादा वैल्यू नेगेटिव किसमें दे रखी है, ज्यादा वैल्यू नेगेटिव किसके लिए दे रखी है, लिथियम के लिए तो दे रखी है। तो लिथियम प्रबल अपचायक होगा कंपेयर टू किसके, पोटेशियम के। पोटेशियम कम अपचायक होगा कंपेयर टू किसके, लिथियम के। बात समझ में आ गई ना। तो चलो यहां पर तो अपचायक सामर्थ्य की तुलना हुई, तो हम पता लगा सकते हैं। किससे पता लग रहा हम लोगों को, विद्युत रासायनिक श्रेणी से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। तभी तो वो उसकी एप्लीकेशन है यार, क्योंकि ये सारी वैल्यू हम लोगों को कहां पर मिली थी, विद्युत रासायनिक श्रेणी में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। आगे बात समझ में, सारी चीजों का पता हम किससे लगा रहे हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी से, तभी तो वो उसकी एप्लीकेशन है। चलो ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं ऑक्सीकारक गुण की। तो आपको पता है ऑक्सीकारक गुण की वैल्यू किस में आती है, प्लस में आती है। इन दोनों की जब आप कंपैरिजन करोगे कि भाई कौन सा ज्यादा ऑक्सीकारक है, कौन सा कम ऑक्सीकारक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, विद्युत रासायनिक श्रेणी की हेल्प से हम ये कर सकते हैं। जिसकी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होगी वो ज्यादा ऑक्सीकारक होगा, और जिसकी वैल्यू कम पॉजिटिव होगी वो उसकी कंपेयर में कम ऑक्सीकारक होगा। तो देखो यहां पर Cl2 के लिए वैल्यू कितनी दे रखी है, +1.36 वोल्ट, और आपकी जो फ्लोरीन है उसके लिए वैल्यू कितनी दे रखी है, E0 की वैल्यू +2.87। तो मुझे एक बात बताओ, ज्यादा वैल्यू पॉजिटिव में किसकी आ रही है, फ्लोरीन की आ रही है। तो कॉमन सी बात है, फ्लोरीन ज्यादा ऑक्सीकारक होगा कंपेयर टू क्लोरीन के। बिल्कुल सही बात है। वैसे भी आप लोग जानते हो कि जो फ्लोरीन होता है उसका विद्युत ऋणता क्लोरीन से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो कॉमन सी बात है, ऑक्सीकारक जब नेचर होगा वो किसका ज्यादा होगा, फ्लोरीन का होगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हम लोगों को किससे पता लग रही है, विद्युत रासायनिक श्रेणी से, अर्थात इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो इस तरीका से आपकी पहली एप्लीकेशन क्लियर होती है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी से दो ऑक्सीकारकों, दो अपचायकों के बीच में आप कंपैरिजन कर सकते हो, और आप पता लगा सकते हो कि कौन सा ज्यादा ऑक्सीकारक है, कौन सा कम ऑक्सीकारक है, कौन सा ज्यादा अपचायक, कौन सा कम अपचायक है। बात समझ में आ गई मेरी। किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं है ना, सीधा सिंपल सा प्रोसेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, दो कंपैरिजन कर सकते हो। ये कंपैरिजन आप लोग किसकी हेल्प से कर सकते हो, विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। क्यों, क्योंकि ये चीज हम लोगों को किससे पता लग रही है, वैल्यूओं से पता लग रही है, उनके मानों से पता लग रही है, जो कि कहां से आ रही है, विद्युत रासायनिक श्रेणी से, अर्थात इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब एक काम करता हूं, दूसरी एप्लीकेशन पर डिस्कशन करते हैं। दूसरी एप्लीकेशन को भी देख लेना।
बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है आपकी एप्लीकेशन नंबर 2, क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों के पुट होते हैं। इसलिए दूसरी एप्लीकेशन जितना भी आप लोगों का फोकस है वो पूरा मेरे ऊपर बना कर रखना। आपके दूसरी एप्लीकेशन ऐसी फिट कर दूंगा कि दोबारा कभी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों के लिए। और वैसे भी कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, क्योंकि बेसिक तो आपका पहले से क्लियर करवा दिया मैंने, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब तो क्लियर अपना सारा जो भी बोलूंगा, जो भी लिखाऊंगा, जो भी पढ़ाऊंगा सब समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि पहली दूसरी तीसरी क्लासों में हमने बेसिक क्लियर कर लिया, और जिसका बेसिक क्लियर है उसको तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो करते हैं दूसरी एप्लीकेशन पर बात। तो देख लो भैया इधर की तरफ, ठीक है, दूसरी एप्लीकेशन लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए। दूसरी एप्लीकेशन है हमारी किसी रेडॉक्स अभिक्रिया के, किसी रेडॉक्स अभिक्रिया के संपन्न होने का अनुमान, संपन्न होने का अनुमान। इसकी भी इंग्लिश लिख देता हूं, प्रोडक्शन फॉर ए रेडॉक्स रिएक्शन फॉर इट्स अकरेंस। ठीक है ना। अब देखिए इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है ना। मैं बता देता हूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है अपनी, हमारे सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है ना। कभी अगर वो बीच में से क्वेश्चन बनाता है तो देख लो आप लोग इधर देखो, आप लोग बोर्ड की तरफ देखते रहना, और मैं बता देता हूं ये दूसरे नंबर की जो अपनी एप्लीकेशन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर बीच में से जो क्वेश्चन बनाता है, या किसी भी कॉम्पिटिशन लेवल में जो क्वेश्चन आते हैं, या अपने बीएससी के अंदर जिस तरीका से क्वेश्चन आते हैं, तो कभी कभी को बीच के अंदर से क्वेश्चन बनाते हैं, तो सबसे ज्यादा वो क्वेश्चन बनाता है वो इस वाली एप्लीकेशन से बनाता है। इसलिए इस वाली एप्लीकेशन को अपनी जितनी भी एप्लीकेशन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है हम लोगों की, ठीक है ना। ये किसी रेडॉक्स अभिक्रिया के संपन्न होने का अनुमान, इसका मतलब ये कि हम लोगों को ये पता लग जाएगा कि कौन सी अभिक्रिया तो संपन्न हो रही है, कौन सी अभिक्रिया संपन्न नहीं हो रही है। मतलब विद्युत रासायनिक श्रेणी की हेल्प से, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी अभिक्रिया तो हमारी संपन्न हो रही है और कौन सी अभिक्रिया अपनी संपन्न नहीं हो रही है। कैसे? इसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, तो सुनो, पहले एग्जाम्पल बाद में दूंगा, पहले एक स्टेटमेंट को रिपीट कर देता हूं। जब मैंने आप लोगों के लिए विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने उसके अंदर विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई थी, तो मैंने वहां पर 7 में 8 पॉइंट बोले थे उसके रेस्पेक्ट में, तो 7वें पॉइंट और 8वें पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया था वहां पर। अब 7वां पॉइंट और 8वें पॉइंट की अब मुझे यहां पर जरूरत पड़ने वाली है। एक बार फिर सुने ना, जब मैंने आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाई थी, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी की बेसिक से रिलेटेड मैंने वहां पर 8 पॉइंट बताए थे आप लोगों को, ठीक है ना, 8 पॉइंट बताए थे। और 7वें नंबर का और 8वें नंबर का जो पॉइंट बोला था उसको मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, क्योंकि 7वें नंबर के पॉइंट और 8वें नंबर के पॉइंट की अब मुझे जरूरत है। उस वक्त मैंने 7वें नंबर का क्या पॉइंट बोला था और 8वें नंबर का क्या पॉइंट बोला था, दोनों को रिपीट करता हूं। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने एक स्टेटमेंट वहां पर ये बोला कि कोई भी अपचायक विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थित, ध्यान से समझना,
कोई भी अपचायक विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थित अपने से नीचे वाले का तो क्या कर सकता है वो अपचयन, और खुद का क्या कर सकता है ऑक्सीडेशन। और जो ऑक्सीकारक है उनके रेस्पेक्ट में क्या बोला गया, कोई भी ऑक्सीकारक विद्युत रासायनिक श्रेणी में अपने से ऊपर स्थित किसी भी अपचायक से अभिक्रिया करके उसका क्या कर सकता है ऑक्सीडेशन, और खुद का क्या कर सकता है अपचयन। ये स्टेटमेंट बोला था। एक बार दोबारा बताता हूं, इस स्टेटमेंट को दोबारा से बोलता हूं, फिर इसका मतलब बताता हूं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं कि ऊपर आपको पता अपचायक होते हैं, नीचे कौन होते हैं ऑक्सीकारक। ठीक है ना, अब बोलता हूं कि कोई भी अपचायक विद्युत रासायनिक श्रेणी में अपने से नीचे स्थित किसी भी ऑक्सीकारक से अभिक्रिया करके अपना तो क्या कर सकता है ऑक्सीडेशन, और दूसरे का क्या कर सकता है रिडक्शन। मतलब अपना तो ऑक्सीकरण कर सकता है, दूसरे का अपचयन कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, क्योंकि जो अपचायक होगा खुद का ऑक्सीकरण ही तो करेगा और दूसरे का अपचयन करेगा, क्योंकि अपचयन खुद का तो कर नहीं सकता, क्योंकि आप लोगों से पहले ही बोल दी थी कि अपचयन और अपचायक का दोनों का रिलेशन क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं ऑक्सीकारकों की। तो देखो ऑक्सीकारक खुद का तो क्या करेगा अपचयन, और दूसरे का क्या करेगा ऑक्सीकरण। तो कोई भी विद्युत रासायनिक श्रेणी में कोई भी ऑक्सीकारक अपने से ऊपर किसी भी अपचायक से अभिक्रिया करके उसका तो क्या कर देगा ऑक्सीकरण, और खुद का क्या कर देगा अपचयन। अब ये स्टेटमेंट दो बोले मैंने, इन दोनों का मतलब बताता हूं आप लोगों के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर वाले ना, ऊपर वाले वो नीचे वाले से, ध्यान से समझना, जो ऊपर वाले ना विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर वाले, वो अपने से नीचे वाले से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते, उनके लिए इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं कि जो ऊपर वाले ना विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर आ रहे हैं, ठीक है ना, वो अपने से नीचे वाले से इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकते, उनके लिए इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। अगर किसी रिएक्शन में ऐसा हो रहा है कि ऊपर वाले नीचे वाले को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और नीचे वाले इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो रिएक्शन आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन केस उल्टा कर दिया एग्जामिनर ने और पूछा कि निम्नलिखित अभिक्रिया संपन्न होगी या नहीं होगी। केस कैसे उल्टा कर दिया कि नीचे वाले तो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। अगर ऐसा केस हो गया तो बिल्कुल ही उल्टा होगा, इसका मतलब रिएक्शन बिल्कुल गलत है। बात समझ में आई है नहीं आई? नीचे वाले इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं और ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। अगर ऐसा हो रहा है किसी रिएक्शन में तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर उसने प्रोसेस उल्टा कर दिया और आप लोगों से पूछ लिया कि निम्नलिखित अभिक्रिया संपन्न होगी या नहीं, तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और नीचे वाले इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? क्योंकि ऊपर वाले अपचायक होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, और नीचे वाले ऑक्सीकारक होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? तो इस स्टेटमेंट को मतलब इससे ये पता लग जाएगा कि कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया हमारी संपन्न हो रही है, कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया अपनी संपन्न नहीं हो रही है। एक बार दोबारा बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं आप लोगों से कि आपको पता ऊपर अपचायक होते हैं, भाई विद्युत रासायनिक श्रेणी आप पढ़ चुके हो। ऊपर कौन होते हैं अपचायक और नीचे कौन होते हैं ऑक्सीकारक। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो, अपचायक का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन निकालना, और ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो कॉमन सी बात है, अगर कोई अपचायक अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है और कोई ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो बिल्कुल सही बात तो है। इसका मतलब आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होगी। लेकिन प्रोसेस उल्टा हो गया। कैसे? कि ऑक्सीकारक तो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं और अपचायक वाले इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, और फिर सामने वाला आप लोगों से पूछ रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया संपन्न होगी या नहीं, तो आपका जवाब होगा फिर नहीं, अर्थात ये अभिक्रिया संपन्न नहीं होंगी। बात समझ में आ गई ना? तो इसको विद्युत रासायनिक श्रेणी से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी अभिक्रिया तो संपन्न होगी और कौन सी अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। और एक दो एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं जेडएन का। ठीक है ना, एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। इस एप्लीकेशन में जितनी भी आपकी एक्यूरेसी ना, वो पूरी मेरे ऊपर और बोर्ड के ऊपर बना कर रखना। बिल्कुल 100% आपके दिमाग में बिल्कुल फिट कर दूंगा। ठीक है ना, आप तो बस मेरी तरफ बोर्ड की तरफ देखते रहो और पूरी एक्यूरेसी के साथ पूरी वीडियो को देखो। ठीक है ना, अब बिल्कुल फिट हो जाए, टेंशन मत लो। ठीक है ना, एक एग्जांपल लेता हूं जेडएन का। आपको पता है जेडएन अपचायक होता है क्योंकि जेडएन हाइड्रोजन से ऊपर आता है। ठीक है ना, जेडएन अपचायक होता है क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर आता है। बात समझ में आती है हम लोगों की? तो जेडएन से जो नीचे आ रहे हैं, जेडएन तो ऊपर है भाई, जेडएन तो देखो मैं यहां पर लिख देता हूं जेडएन को, जेडएन यहां पर है। ठीक है ना, जेडएन से नीचे आपका कौन होता है एजी होता है। ठीक है ना, एक दो एग्जांपल लेता हूं। ठीक है ना, जेडएन से ऊपर कौन होता है एजी। तो ये जेडएन एजी प्लस को किस में कन्वर्ट कर सकता है एजी में, मतलब ये जेडएन एजी प्लस को किस में कन्वर्ट कर सकता है एजी में। Fe+2 को किस में कन्वर्ट कर सकता है Fe के अंदर। ठीक है ना, ये Zn आप लोगों का है ना Zn, ये Ag+ को किस में कन्वर्ट कर सकता है Ag में। ठीक है, Fe+2 को किस में कन्वर्ट कर सकता है Fe के अंदर। या फिर एक दो एग्जांपल ले लेता हूं, H+ को किस में कन्वर्ट कर सकता है H2 के अंदर। ठीक है ना, Cu+2 को किस में कन्वर्ट कर सकता है Cu में। ठीक है ना, Cu+2 को किस में कन्वर्ट कर सकता है Cu के अंदर।
इधर देखिए मैंने क्या बोली है कि Zn कौन है, एक अपचायक है, एक रिड्यूसिंग है, और ये जितने भी मैंने लिखे हैं ये सब Zn से नीचे आते हैं। तो अगर ये Zn से नीचे आते हैं तो इसका मतलब यही तो निकला कि Zn इनके लिए इलेक्ट्रॉन दे सकता है लेकिन इनसे इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि Zn अगर अपचायक है और ये Zn से नीचे आ रहे हैं तो Zn के लिए तो ये ऑक्सीकारक हुए। मेरी बात समझ रहे हो नहीं? अगर Zn अपचायक है और Zn से नीचे सब आ रहे हैं तो इसका मतलब यही तो निकला कि Zn इनके लिए इलेक्ट्रॉन दे सकता है लेकिन इनसे इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता। और अगर Zn इनसे इलेक्ट्रॉन ले रहा है और कोई पूछ ले निम्नलिखित अभिक्रिया संपन्न होगी नहीं, तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि Zn दे सकता है, Zn इनसे ले नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। तभी तो Zn Ag+ को किस में कन्वर्ट कर सकता है? Ag में। क्यों? क्योंकि Ag+ के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर Zn उसको इलेक्ट्रॉन दे दे तो बिल्कुल वो Ag+ किस में कन्वर्ट हो जाएगी? Ag में। सही बात है। Fe+2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 2, उदासीन होने के लिए। तो Zn उसके लिए इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है इलेक्ट्रॉन। तो वो Fe+2 को किस में कन्वर्ट कर सकता है? Fe में कन्वर्ट कर सकता है। आपको होता है Zn ऊपर होता है, हाइड्रोजन भी Zn से नीचे आता है, इसका मतलब Zn हाइड्रोजन को भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो कॉमन सी बात है H+ को H2 में कन्वर्ट कर सकता है। भाई इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो उसका प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा। यहाँ पर कौन है? Cu+2 तो आपको होता है Zn के नीचे आता है, तो हाइड्रोजन से भी नीचे आता है Cu+2, ये तो पढ़ लिया आप लोगों ने। इसका मतलब Zn Cu को भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। बिल्कुल डेनियल सेल में ऐसा ही हो रहा था। वहां पर जो Cu को इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा था? Zn दे रहा था। भाई वहां पर यही तो हो रहा था कि Zn जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था उन इलेक्ट्रॉनों को कौन ग्रहण कर रहा था? Cu ग्रहण कर रहा था। तो बिल्कुल Zn इसको भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो Cu+2 को किस में कन्वर्ट कर सकता है? Cu के अंदर कन्वर्ट कर सकता है, जो कि हमने डेनियल सेल में देखा। डेनियल सेल में हमने यही तो देखा Cu+2 को 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर वो किस में कन्वर्ट हो गया? Cu के अंदर कन्वर्ट हो गया। और बिल्कुल हमारी बात तो बिल्कुल सही थी, रिएक्शन अपनी बिल्कुल सही थी, ठीक है ना। तो Zn इन सबका क्या कर सकता है? अपचयन कर सकता है, ठीक है ना। Zn इन सबका क्या कर सकता है? अपचयन। तो इसका मतलब क्या निकला? क्या देखो Zn ने अपने इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला तो खुद का तो क्या किया? ऑक्सीकरण। और इन सबके लिए इलेक्ट्रॉनों को दिया, इनका मतलब इन सबके लिए क्या किया? अपचयन। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? एक बार फिर सुनना भाई, मुझे एक बात बताओ, Zn ने अपने इलेक्ट्रॉन निकाले और इन सबके लिए दिए, तो मैंने क्या बोली कि जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है उसका क्या हो रहा है? अपचयन। इसका मतलब Zn एक अपचायक होता है, उसका ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और उन इलेक्ट्रॉनों को ये नीचे वाले लेंगे, अर्थात इनका क्या होगा? अपचयन। इसका मतलब अपना स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया कि जो अपचायक होते हैं खुद का तो क्या करेंगे? ऑक्सीकरण, और दूसरे का क्या करेंगे? अपचयन। बिल्कुल सही बात है। इन सबका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं किससे? Zn से। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई नहीं आई? लेकिन अगर मैं बात करता हूं किसकी? एल्यूमिनियम की या मैग्नीशियम की या फिर सोडियम की। मैं यहाँ पर तीनों की बात कर रहा हूं। एक तो अपना एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, ठीक है ना। इनका ऑर्डर उल्टा सीधा हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो Zn है Na+ को Na के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकता, Mg+2 को Mg के अंदर कन्वर्ट, Mg+2 को Mg में कन्वर्ट नहीं कर सकता, Al+3 को Al में कन्वर्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये तीनों ही Zn से ऊपर आते हैं। तो कॉमन सी बात है, अगर ये Zn से ऊपर आते हैं तो ये तो Zn को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं लेकिन Zn से इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इनकी अपचायक क्षमता Zn से क्या होती है? ज्यादा होती है। भैया बात समझ में आई या नहीं आई? मेरी बात समझ में आ गई? मतलब Zn अपने से नीचे वाले को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, अपने से ऊपर वाले को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि उनकी पावर तो Zn से क्या होती है? ज्यादा। उल्टा वो तो Zn को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। बात समझ में आ गई ना? एक बार फिर सुन लेना, Zn अपने से नीचे वाले को इलेक्ट्रॉन दे सकता है और नीचे वाले Zn से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, क्योंकि ये तो नेचर होता है उनका सबका, ठीक है ना। लेकिन Zn से जो ऊपर आ रहे हैं सीरीज में, उनके लिए Zn इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि उनकी अपचायक क्षमता Zn से क्या होती है? ज्यादा होती है। उल्टा वो तो Zn को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इसलिए Al, Mg और सोडियम ये Zn+2 को Zn में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, लेकिन ये नहीं कर सकते। ये क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये तो Zn से नीचे आ रहे हैं और वो Zn से ऊपर आ रहे हैं, तो ऊपर वाले नीचे वाले को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। बस ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले तो ये बात बताओ, ये बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार फिर सुन लो भैया मेरे स्टेटमेंट ध्यान से। मैं ये बोल रहा हूं कि जो अपचायक होते हैं ना, अपचायक खुद का तो क्या करते हैं? ऑक्सीकरण, और दूसरे का क्या करते हैं? अपचयन। तो ऑक्सीकरण का मतलब खुद का तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तभी तो ऑक्सीकरण होगा, और दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तभी तो उसका अपचयन होगा। तो देखो Zn ने अपना क्या किया? ऑक्सीकरण किया,
अर्थात अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के इन सबके लिए दिया, तो इनका क्या होगा अपचयन, क्योंकि आपको पता है अपचयन में हमेशा इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, ठीक है ना। तभी तो Ag प्लस को Ag में कन्वर्ट कर दिया, Fe+2 को Fe में कन्वर्ट कर दिया, अर्थात उनको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो कॉमन सी बात है वो कन्वर्ट होंगे। यहाँ पर H प्लस को H2 में कन्वर्ट कर दिया, Cu+2 को Cu में कन्वर्ट कर दिया, अर्थात Zn इनके लिए क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। लेकिन Zn अपने से ऊपर वाले इनको इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, क्योंकि उनकी अपचार क्षमता Zn से क्या होती है, ज्यादा होती है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई है नहीं आई? तो ऊपर वाले नीचे वाले इनको दे सकते हैं, उनसे ले नहीं सकते, या उल्टा कर दो, नीचे वाले ऊपर वाले से ले सकते हैं, उनके लिए दे नहीं सकते। बात समझ में आ गई? क्योंकि अपचायक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकालना, और ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। मुझे यह समझाने की कोशिश करना हूं। पहले तो ये बात बता, ये बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? तो जो स्टेटमेंट हम लोगों ने बोले थे वो 7वें और 8वें नंबर का स्टेटमेंट, उस वक्त स्टेटमेंट बोला था और उसके एप्लीकेशन ने वो स्टेटमेंट क्लियर कर दिया, ठीक है ना। बस ये चीज है मेन केमिस्ट्री, इसको केमिस्ट्री बोलते हैं, और इसको बोलते हैं डीपली किसी चीज को समझना और समझाना, ठीक है ना। अब किसी भी एंगल से अगर सामने वाला किसी भी एंगल से आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोग अटकोगे नहीं। क्यों नहीं अटकोगे? क्योंकि पूरी केमिस्ट्री आप लोगों के सामने बिल्कुल खोल कर रख दी। इस तरीका से क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन लेवल में, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, आईआईटी, पीएमटी, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं लॉजिक टाइप के, और इन क्वेश्चन को वही सॉल्व करता है जो टॉपिक के अंदर तक जाता है, टॉपिक की गहराई तक जाता है। बात समझ में आ गई ना? तो बस ये टॉपिक है, ठीक है ना। ये एक एग्जांपल ले लिया, टेंशन मत लो, और भी एग्जांपल ले रहा हूं जिससे और अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक तो Zn का एग्जांपल ले लिया, एक दो एग्जांपल और ले लेता हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो एक तो हो गया ना Zn का एग्जांपल, Zn ने खुद का तो क्या किया था, ऑक्सीकरण, और इनका क्या किया था, अपचयन। लेकिन Zn ऊपर वाले इनको इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, क्यों? क्योंकि उनकी तो पावर Zn से ज्यादा होती है। कौन सी पावर? अपचायक क्षमता, अपचायक मतलब रिड्यूसिंग पावर, ठीक है ना। एक दो एग्जाम्पल और ले लेता हूं आप लोगों के लिए। इधर देखिए, दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं आप लोगों के सामने। यहां पर एग्जांपल नंबर सेकंड किसका ले लिया मैंने, Fe+3 का, ठीक है ना। ध्यान से समझना, ठीक है ना। Fe+3 है, उस पर प्लस के 3 चार्ज है, तो एक बात तो समझ में आ गई कि कौन है ऑक्सीकारक, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसके पास प्लस 3 चार्ज है, तो कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। अगर लेने की कोशिश करेगा तो इसी को तो हम ऑक्सीकारक बोले भाई, इसी को तो हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक। क्योंकि ऑक्सीकारक का मतलब या ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकारक या ऑक्सीडाइजिंग का मतलब यही तो होता है, इलेक्ट्रॉन लेने की पावर को तो ऑक्सीकारक क्षमता बोलते हैं हम। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर Fe+3 है, तो Fe+3 ऑक्सीकारक होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन लेने की पावर रखता है। इसका मतलब ये निकला कि ये Fe+3 I- को किस में कन्वर्ट कर सकता है, I2 के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। ये Fe+3 है ना, Fe+3 ये I- को I2 के अंदर कन्वर्ट कर सकता है, अर्थात इस I के पास जो नेगेटिव चार्ज है ना, इसको खत्म कर सकता है। नेगेटिव का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो Fe+3 इस I- से इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, क्योंकि Fe+3 तो कहां पर आता है, नीचे, और I कहां पर आता है, ऊपर। इस तरीका से होता है कि Fe+3 तो कहां पर आता है, नीचे, और I कहां पर आता है, ऊपर। तो कॉमन सी बात है, नीचे वाला ऊपर वाले से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो इलेक्ट्रॉन लेने को हम क्या बोल रहे हैं, अपचयन बोल रहे हैं। तो देखो Fe+3 कौन होता है, ऑक्सीकारक, और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, अपचयन, और दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, अर्थात दूसरे वाला इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो दूसरे का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। मेरी बात आप लोग समझ में आई ना? एक बार फिर सुन लेना भाई, Fe+3 ऑक्सीकारक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और Fe+3 के जस्ट ऊपर कौन होता है, आयोडीन होता है, ठीक है ना। और आयोडीन कौन सी फॉर्म में, I- फॉर्म में। तो आयोडीन से Fe+3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो खुद का तो क्या कर रहा है वो भाई, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो खुद का तो क्या कर रहा है, अपचयन, और दूसरे से दूसरा इलेक्ट्रॉन उसको दे रहा है, इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो बिल्कुल सही बात है कि जो ऑक्सीकारक होते हैं खुद का तो क्या करते हैं, अपचयन, और दूसरे का क्या करते हैं, ऑक्सीकरण। बात मेरी समझ में आई है नहीं आई? इसका मतलब Fe+3 विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे आता है, और वो ऊपर वाले से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, अर्थात I- को किसमें कन्वर्ट कर सकता है, I2 के अंदर, उसके माइनस को खत्म कर सकता है। माइनस के पास इलेक्ट्रॉन उसको ले लेगा Fe+3, तो कॉमन सी बात है वो I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन Fe+3 आप लोगों के ये Cl, आप लोगों के ये Br और ये Cl, ठीक है ना। Fe+3 है ना, Fe+3 ये आप लोगों के Br- को Br2 के अंदर,
और इस Cl माइनस को Cl2 में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। सुनो मेरी बात ध्यान से, ये Ap+3 होता है ना, वो Br माइनस को Br2 में, Cl माइनस को Cl2 में कन्वर्ट नहीं कर सकता, अर्थात Ap+3 इन दोनों से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि दोनों ही Ap+3 के नीचे आते हैं, और दोनों ही नीचे आते हैं तो कॉमन सी बात है, इनकी ऑक्सीकारक क्षमता, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होती है कंपेयर टू Ap+3 से। बात समझ में आ गई ना? ये Ap से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं लेकिन Fe के लिए इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है कि जिसकी ऑक्सीकारक क्षमता ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन लेना जानता है, और जिसकी अपचायक क्षमता ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन देना जानता है। इसका मतलब Fe+3 Br माइनस को Br2 में, Cl माइनस को Cl2 में कन्वर्ट नहीं कर सकता, अर्थात Fe+3 इन दोनों को इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। ये ले सकते हैं लेकिन Fe+3 नहीं ले सकता। Fe+3 उनसे ही इलेक्ट्रॉन को ले सकता जो Fe+3 से ऊपर आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि खुद ऑक्सीकारक है तो उनसे किसी से भी इलेक्ट्रॉन सकता है, लेकिन जो Fe+3 से नीचे आ रहे हैं, Fe+3 उनसे किसी से भी इलेक्ट्रॉन को नहीं ले सकता, क्योंकि उनकी ऑक्सीकारक क्षमता Fe+3 से क्या होती है? ज्यादा होती है। इसका मतलब ये निकला कि Fe+3 I- को I2 में कन्वर्ट कर सकता है, अर्थात I- से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है ना। लेकिन Fe+3 Br माइनस को Br2 में, Cl माइनस को Cl2 में कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी ऑक्सीकारक क्षमता Fe+3 से क्या होती है? ज्यादा होती है। ये ले सकते हैं Fe+3 से, लेकिन Fe+3 इनके लिए दे नहीं सकता। सॉरी उल्टा बोल गया, Fe+3 है ना, Fe+3 इनके लिए दे सकता है लेकिन इनसे ले नहीं सकता। या उल्टा बोल दूं, ये नीचे वाले ऊपर वाले से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं लेकिन ऊपर वाले को इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट है इसका। बात समझ में आ गई? एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल लेने के साथ ये एप्लीकेशन हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल और ले लेता हूं इसका, ठीक है ना। देखिए तीसरा जो मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल ले रहा हूं वो ले लेता हूं मैं आयोडीन का, ठीक है ना। तीसरा एग्जांपल मैं किसका ले रहा हूं? आयोडीन का, I2 का ले रहा हूं, ठीक है ना। तीसरा एग्जांपल किसका ले रहा हूं? आयोडीन का, अर्थात I2 का। तो एक बात बताऊं मैं आप लोगों के लिए कि जो I2 है ना, I2 ये Cu को Cu+2 ये जो I2 है ना, ये Cu को Cu+2 में कन्वर्ट कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। और ये आपका I2 H2 को किस में कन्वर्ट कर सकता है? H+ में। मतलब ये हुआ कि आयोडीन इनसे इलेक्ट्रॉन ले सकता। अरे भैया कॉमन सी बात है, आयोडीन अगर इनसे इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा, जैसे कि आयोडीन ने Cu से इलेक्ट्रॉन 2 ले लिए, तो कॉमन सी बात है Cu Cu+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आयोडीन ने हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो कॉमन सी बात है वो H को किस में कन्वर्ट कर देगा? H+ में कन्वर्ट कर देगा, मतलब H2 को H+ में कन्वर्ट कर देगा। और बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब आयोडीन Cu को Cu+2 में कन्वर्ट कर सकता है, आयोडीन H2 को H+ में कन्वर्ट कर सकता है। इसका मतलब आयोडीन इन दोनों से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। क्यों ले सकता है इन दोनों से इलेक्ट्रॉन? क्योंकि आयोडीन नीचे आता है और ये दोनों आयोडीन से ऊपर आते हैं। तो एक बात बताओ, आयोडीन नीचे आता है और ये दोनों ही आयोडीन से ऊपर आते हैं, तो बिल्कुल ले सकता है। क्यों? क्योंकि आयोडीन की ऑक्सीकारक क्षमता इन दोनों से क्या हो गई? ज्यादा। भाई आयोडीन ऑक्सीकारक हो गए और आयोडीन के सामने दोनों ही क्यों हो गए? अपचायक। इसका मतलब इनसे वो इलेक्ट्रॉनों को ले सकता है, और ले सकता है तो बिल्कुल Cu को Cu+2 में और H2 को H+ में कन्वर्ट कर सकता है। मतलब इस तरीके से होते हैं, जैसे सपोज करो यहाँ पर आप लोगों का आयोडीन है, ठीक है ना, ऊपर आपका यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर कॉपर है आप लोगों का, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही तो निकला कि आयोडीन की ऑक्सीकारक क्षमता ज्यादा होती है, अर्थात आयोडीन इन ऊपर वाले से इलेक्ट्रॉनों को ले सकता है, और ऊपर वाले दे भी सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि वो अपचायक है और आयोडीन कौन है? ऑक्सीकारक हुआ, ठीक है। बात आप लोग समझ में आ गई ना। इसका मतलब आयोडीन की ऑक्सीकारक क्षमता ज्यादा होने की वजह से ये Cu से इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, और Cu को किस में कन्वर्ट कर सकता है? Cu+2 में। ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को ले सकता है और हाइड्रोजन को किस में कन्वर्ट कर सकता है? H+ में। लेकिन जो आप लोगों का आयोडीन है वो Ag को Ag+ में कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आयोडीन के जस्ट नीचे कौन आती है? Ag। अब आपका आयोडीन Ag से इलेक्ट्रॉन को नहीं ले सकता। Ag ले सकता है लेकिन आयोडीन Ag से इलेक्ट्रॉन को नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि अब ऑक्सीकारक क्षमता किसकी ज्यादा हो गई? Ag की। इसलिए ध्यान में रखना हमेशा कि जो आयोडीन होता है वो Ag को कभी भी Ag+ में कन्वर्ट नहीं कर सकता। ये आप लोगों का आयोडीन Ag को Ag+ में कन्वर्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब ये निकला कि आयोडीन Ag से इलेक्ट्रॉन को नहीं ले सकता,
ठीक है ना। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि ऑक्सीकारक क्षमता किसकी ज्यादा होती है, आयोडीन की या एजी की? एजी की ज्यादा होती है, क्योंकि एजी विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे आता है, आयोडीन ऊपर आता है। एजी आयोडीन से ले सकता है, लेकिन एजी आयोडीन से ले सकता है, लेकिन आयोडीन एजी से नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि आपको होता है एजी की ऑक्सीकारक क्षमता, ऑक्सीडाइजिंग पावर आयोडीन से क्या होती है, ज्यादा, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर एजी नीचे होता है और आयोडीन ऊपर होता है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये आप लोगों का आयोडीन है, ये आयोडीन Cu को Cu+2 में कन्वर्ट कर सकता है, अर्थात Cu से इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, H2 को H+ में कन्वर्ट कर सकता है, अर्थात H से भी, हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है ना। लेकिन Ag को Ag+ में कन्वर्ट नहीं कर सकता, अर्थात आयोडीन Ag से इलेक्ट्रॉन को नहीं ले सकता, क्योंकि ये आयोडीन से कौन होता है, नीचे आता है, ठीक है ना। तो नीचे आने की वजह से इसकी ऑक्सीकारक क्षमता ज्यादा हो गई, और Ag के सामने आयोडीन कौन हो गए, अपचायक हो गए। तो कॉमन सी बात है, Ag आयोडीन से इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, लेकिन आयोडीन Ag से इलेक्ट्रॉन को नहीं ले सकता। मेरी बात समझ में आ गई ना। तो इस तरीका से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया हमारी संपन्न होगी और कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। मेरी बात समझ में आ गई ना। ये हमारी एप्लीकेशन नंबर कौन सी थी, दूसरी। किसी रेडॉक्स अभिक्रिया के संपन्न होने का हम आइडिया लगा सकते हैं, हम अनुमान लगा सकते हैं। बात समझ में आ गई ना। एक बार दोबारा से मेरे स्टेटमेंट को रिपीट कर देता हूं कि पूरे लेक्चर में मैंने क्या बात बोली है। मैंने ये बात बोली है कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, उसमें हाइड्रोजन से ऊपर वाले आपको पता है अपचायक होते हैं, हाइड्रोजन से नीचे वाले आपको पता है ऑक्सीकारक होते हैं। तो अपचायक वाले इलेक्ट्रॉनों को दे सकते हैं और ऑक्सीकारक वाले इलेक्ट्रॉनों को ले सकते हैं। मतलब ऊपर वाले जो इलेक्ट्रॉनों को देंगे, नीचे वाले उनको ले सकते हैं। लेकिन प्रोसेस अगर उल्टा हो गया, अगर ये प्रोसेस जगह ऊपर वाले दे रहे हैं, नीचे वाले ले रहे हैं, तो रिएक्शन बिल्कुल आप लोगों की होगी, क्योंकि ये तो उनका नेचर होता है, अपचायक का इलेक्ट्रॉन निकालने का नेचर होता है, ऑक्सीकारक का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का नेचर होता है। लेकिन प्रोसेस उल्टा कर दिया किसी ने और फिर पूछ रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया संपन्न होगी या नहीं होगी। जैसे कि प्रोसेस कैसे उल्टा कर दिया कि वो ये बोला है कि भाई ऑक्सीकारक वाले इलेक्ट्रॉनों को दे रहे हैं और अपचायक वाले इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहे हैं। इसका मतलब ये तो पूरा स्टेटमेंट ही गलत हो गया। भाई अपचायक वाले इलेक्ट्रॉन ले थ्रो सकते हैं, वो तो दे सकते हैं, ऑक्सीकारक वाले इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, वो दे थ्रो सकते हैं। तो ठीक है ना। अगर उसने प्रोसेस को उल्टा कर दिया कि भाई ऑक्सीकारक वाले इलेक्ट्रॉनों को दे रहे हैं और अपचायक वाले इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहे हैं, तो समझ जाना वो रिएक्शन नहीं होगी। और वो रिएक्शन के सामने लिख देना नो रिएक्शन, और रीजन आप दे देना। रीजन तो आपको पता पहले लेक्चर से चल ही रही है हमारे सारी चीजों के, ठीक है ना। तो ये लेक्चर या आगे जितने भी आने वाले लेक्चर वो सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अपने बीएससी के लेवल से तो है ही है, कॉमन सी बात है, आप जानते हो, क्योंकि बीएससी तो पढ़ ही रहे हो। लेकिन कभी भविष्य में कंपटीशन देते हो तो यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैं प्रत्येक लेक्चर में आप लोगों से एक ही बात बोल रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कॉम्पिटिशन लेवल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो आपकी यूनिट नंबर 2 थी, एक वो लेंथेनाइड एक्टिनाइड, और एक ये यूनिट सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 कॉम्पिटिशन लेवल के बेस से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, लेंथेनाइड एक्टिनाइड और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बहुत क्वेश्चन पुट होते हैं यहाँ से। कभी भविष्य में आप एमएससी एंट्रेंस दोगे किसी यूनिवर्सिटी में तो बिल्कुल इतने सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। बहुत ज्यादा बेसिक को क्लियर करते हैं सारे टॉपिक, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर में तो हम केवल 2 एप्लीकेशन ही पढ़ेंगे। एप्लीकेशन नंबर 1 बता दी और एप्लीकेशन नंबर 2 बता दी। अब जो एप्लीकेशन नंबर 3 है उसका डिस्कशन मैं अगले लेक्चर में करूंगा। बात समझ में आ गई ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों एक काम करना, विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पहले सामने रख लेना, ठीक है। इनको जब भी पढ़ रहे हो ना, जैसे नोट्सों में पढ़ रहे हो उसको, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को तो अपनी आंखों के सामने रख लेना, ठीक है ना। उसके बाद इन चीजों को समझना, बिल्कुल 100% पूरे दिमाग में फिट हो जाएंगी, आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ठीक है ना। क्योंकि कॉमन सी बात है यार, विद्युत रासायनिक श्रेणी की तो एप्लीकेशन चल रही है, तो कॉमन सी बात है विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो आपको आनी चाहिए। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मैंने बिल्कुल सेपरेट, बिल्कुल स्पेशल लेक्चर लिया था आप लोगों के लिए कि भाई विद्युत रासायनिक श्रेणी अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो आप सभी स्टूडेंटों को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। बाकी का तो बेस्ट है, आप लोग आराम से मस्त तरीका से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। फिर तीसरी एप्लीकेशन को लेते हैं अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगले लेक्चर में।